गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है राधे क्लासेस पर। तो आज हम आप लोगों को हिंदी की सेकेंड क्लास पढ़ाएंगे। जैसे कि अगर आपने अभी तक फर्स्ट क्लास को नहीं देखा है हिंदी की, तो आप लोग फर्स्ट क्लास को जा करके हिंदी की आप देख लीजिए, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर वाले, जिसमें आपको ये सब सारी चीज़ें पढ़ाए गए थे। जैसे कि तो आज हम लोग सेकेंड क्लास इसी की हिंदी की हम लोग पढ़ाएंगे। जो हमारा पहला प्रश्न होगा, महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो होता है, उनसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि ये आपसे हमें शिकायत भी रहती है कि आप लोग चैनल पर बनते तो हैं, देखते अवश्य हैं हमारे वीडियो को, परंतु आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और वीडियो को लाइक और मित्रों के साथ साझा नहीं करते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए बने हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ साझा करिए और आप अपनी पढ़ाई मेहनत के साथ करिए, क्योंकि मेरी ये माता रानी से प्रार्थना रहेगी कि आप सभी अपने एग्जाम में एक अच्छे मार्क्स की तैयारी कर करके अपने एग्जाम की आप लोग तैयारी करिए। क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ पास होना नहीं, पास होना तो आपका ये सेकेंडरी लक्ष्य होना चाहिए, परंतु आपको उसके साथ साथ एक अच्छा परसेंट बनाना है, ताकि आपके सीटेट सुपर टेट, सीटेट में तो नहीं, सुपर टेट में जब आप क्वालिफाई कर जाओ तो आपका जो मार्क्स जुड़ता है वो मार्क्स आपका जुड़े। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाए अपने क्लास की तरफ चलते हैं। हम लोग का पहला क्लास क्या है, पहली क्लास दूसरी क्लास हिंदी की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले का पहला क्वेश्चन है कि महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो होते हैं, कुछ है इसमें से पर्यायवाची शब्द जिनको हमें पढ़ना होता है। और जैसे पहला है अहंकार, तो अहंकार का क्या हो जाएगा, घमंड, अभिमान, दंभ और द्रव दर्प। ये जो होता है ये अहंकार की पर्यायवाची होती है। घमंड होता है, अभिमान होता है, दंभ और दर्प होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है आम। आम का पर्यायवाची क्या होता है, आम का पर्यायवाची होता है आम्र, रसाल, अमृत और फल। ये जो होते हैं ये आम का पर्यायवाची होता है। अग्नि का हमारे पास पर्यायवाची दिया हुआ है अनल, आग, पावक, सूची, सिखी, हरि, वैश्वानर, कृषाणु। ये सब हमारे क्या हैं, अग्नि के पर्यायवाची हैं। आप पर्यायवाची को याद करके रखिएगा, क्योंकि पर्यायवाची का 1 या 2 नंबर का आपके प्रश्न में आ सकते हैं, आपके पेपर में हिंदी के। अमृत का पर्यायवाची होता है पीयूष, सुधा, अमित, जीवन, जीवनोदक, सोम और अम्न। ये क्या होते हैं कि अमृत का पर्यायवाची होता है। अश्व का पर्यायवाची होता है घोड़ा, है, तुरंग या घोटक, सैंधव, बाजी, तुर्गम, दाधिका। ये जो होते हैं ये अश्व का पर्यायवाची होता है। इसी में होता है जैसे असुर, असुर की पर्यायवाची निशाचर, राक्षस, धनुष, दानव, दैत्य, नसीना, यातुधान, देवरी। ये सब क्या होते हैं, ये सब असुर के पर्यायवाची होते हैं। हमारे पास कुछ शब्द विलोम है जिनको हमें पढ़ के जाना होता है, क्योंकि हो सकता है शब्द विलोम से भी कुछ क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं। जैसे अग्रज का विलोम शब्द क्या होता है, अनुज। अग्रज का मतलब होता है भाई, अग्रज का मतलब क्या होता है, भाई, तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा वो क्या होता है, अनुज। अल्पायु, जिनकी उम्र कम होती है उसे अल्पायु कहा जाता है, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा दीर्घायु। क्या हो जाएगा, दीर्घायु। अनुलोम, अनुलोम का क्या हो जाता है प्रतिलोम। अधिकतम का क्या होता है, न्यूनतम। अधिकतम मतलब ज्यादा, न्यूनतम मतलब कम। अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह हो जाएगा। अर्पित का हो जाएगा ग्रहित। अपेक्षा का उपेक्षा। अतवृष्ट का अनावृष्ट। क्या हो जाएगा, अनावृष्ट। और इसी में जैसे ये हो जाता है हमारा ईश्वर का, ईश्वर शब्द है उसका विलोम शब्द होता है अनिश्वर। इस शब्द का विलोम होता है अनिश। उन्नति का होता है अवनति और उत्तीर्ण का होता है अनुत्तीर्ण। उद्घाटन का होता है समापन। उचित का होता है अनुचित। उच्च का होता है निम्न। उत्थान का होता है पतन। तो ये हमारे पास कुछ शब्द विलोम शब्द हैं जिनको आप 1 या 2 बार आप क्लास को पीछे करके आप अपने फेयर कॉपी में या अपने कॉपी में आप इनको बना लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है 1 या 2 नंबर का शब्द विलोम से भी आते हैं। इसी में कुछ क्वेश्चन हमारे पास और भी है, जैसे कि अमावस्या। अमावस्या का क्या होता है, पूर्णिमा। आवश्यक क्या होता है, अनावश्यक। उपयोग का होता है दुरुपयोग और उत्कृष्ट का होता है निकृष्ट। ठीक, उसके बाद है आग्रह का क्या होता है, दुराग्रह। आधुनिक मतलब नया जिसको कहते हैं, आधुनिक मतलब जैसे होगा आधुनिक मतलब नया। और उसके बाद क्या हो जाएगा, प्राचीन। प्राचीन का मतलब क्या होता है, पुराना। आलोक का क्या हो जाएगा, अंधकार। आलोक का मतलब होता है उजाला, आलोक का मतलब क्या होता है, उजाला। और अंधकार का मतलब क्या होता है, अंधेरा जिसे कहते हैं। आकाश का पाताल हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल। आवृत का अनावृत। आधार का निराधार और अमृत का क्या हो जाता है, विष हो जाता है। उपमा का अनुपमा। उपस्थित का अनुपस्थित। उपसर्ग का प्रत्यय। उपयुक्त का अनुपयुक्त। इकट्ठा का अलग। उत्तम का अधम और उर्वर का क्या हो जाएगा, अनुर्वर। और ऊपर का क्या होता है, नीचे। तो कुछ शब्द विलोम शब्द हैं, इन शब्दों के विलोम शब्द आपको कुछ लिखा दिए गए हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऐसे करके पूरा का पूरा जो इसमें लिखा हुआ है आप इसको स्टॉप करके आप लिख लीजिएगा, लिख करके आप अपने से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर भी जैसे हमारे पास कुछ है शब्द विलोम जो है हमारे पास, जैसे कि शत्रु का क्या होता है, मित्र होता है। अमृत का क्या होता है, विष होता है। अनुराग का विराग। आलस्य का स्फूर्ति। विधवा का साधवा। वरदान का अभिशाप। सगुण का निर्गुण। बंधन, मुक्ति। सुलभ का दुर्लभ। कृतज्ञ का कृतघ्न। तो ये सब क्या है, शब्द विलोम है। ठीक है ना।
अब हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास आता है, हमारा एक क्वेश्चन है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। कह रहा है कि जो विराम चिन्ह होता है वो किसको कहते हैं। तो विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम का अर्थ क्या होता है, विराम का अर्थ होता है रुकना। यानी जब हम लिखते रहते हैं, लिखते लिखते किन्हीं कारणों की वजह से रुकते हैं तो उसी को कहता है विराम। अब विराम हमारे पास कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। कई प्रकार क्या होता है, चिन्ह होता है। लिखित भाषा में प्रयोग किए जाने वाले लिखित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। जो लिखित भाषा में जिन चिन्हों का हम लोग प्रयोग करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। लेखक के भाव बोध को सुबोध और सरल बनाने के लिए विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। जैसे अभी देखो, ये यहाँ पे ये जो लगा है ये फुल स्टॉप हो गया। अगर ये फुल स्टॉप ना लगती तो इसका मतलब ये है कि अभी हमारे पास आगे और भी वाक्य हैं। तो फुल स्टॉप लगने का मतलब क्या हो गया कि हम इस शब्द को यहीं पर क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो इससे भाव बोध और सुबोध और इन सब वाक्यों को सरल बना दिया जाता है जब विराम चिन्हों की हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है कि विराम का मतलब होता है रुकना। यानी लिखते हुए भाषा में जब कभी भी हम रुकने का प्रयास करते हैं, जहां पर हमें रुकने का महत्वपूर्णता दिखाई देती है, तो वहां पर हम विराम चिन्हों का प्रयोग करके क्या करते हैं, रुकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, जैसे विभिन्न प्रकार के हमारे पास विराम चिन्ह होते हैं। अल्प विराम होता है, अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम, उप विराम, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, रेखांकन चिन्ह, लोक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, हंसपद चिन्ह। तो पहली बात तो आपसे पूछा जा सकता है विराम चिन्हों के प्रकार कितने होते हैं, तो 15 होते हैं। कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये आपके अति लघुत्तरी में पूछा जा सकता है, और हो सकता है आपके लघुत्तरी प्रश्न में आ जाए कि विराम चिन्ह कितने होते हैं और उनके नाम आप लिखिए। तो अगर आपको याद है तो आप विराम चिन्ह के नामों को क्या कर पाएंगे, आप लिख पाएंगे। कभी कभी दर्शाने के लिए बोल देगा कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों को आप दर्शाइए, ठीक है ना। तो आप जितने बेहतरीन तरीके से पढ़ करके जाएंगे आप उतने ही बेहतरीन तरीके से अपने पेपर में लिखेंगे, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ठीक। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पूर्ण विराम क्या होता है, जो है पूर्ण विराम वो क्या होता है। तो हम बोलते समय वाक्य खत्म होने के बाद विराम देते हैं। जब हम बोलते रहते हैं और जब हम बोलने के बाद जब हमारा वाक्य समाप्त हो जाता है तो हम वहां पर क्या देते हैं, पूर्ण विराम देते हैं। इसी प्रकार लिखते वाक्य को खत्म होने के बाद पूर्ण विराम लगाते हैं। जब हम लोग लिखते हुए वाक्य को खत्म करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि पूर्ण विराम को लगा देते हैं। इसका प्रयोग विस्मयावाचक वाक्यों और प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर हर जगह किया जाता है। जो इसका प्रयोग होता है जब विस्मयावाचक यानी सेंटेंस होते हैं, वाक्य होते हैं, तो वहां पर, और प्रश्नवाचक वाक्य जब होते हैं तो उन जगहों को छोड़ करके क्या किया जाता है, इसका हर जगह पर प्रयोग किया जाता है। इस विराम चिन्ह के उदाहरण इस प्रकार हैं, जैसे लड़के के पैर फिसल गए। तो ये जो आपके पास ये जो चिन्ह लगा है ये क्या हो गया, विराम चिन्ह हो गया। सब बच्चे उसके पास गए, ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये आपका क्या है, विराम चिन्ह है। तो इसलिए न तो ये प्रश्नवाचक इसमें वाक्य है और न ही विस्मयादिबोधक वाक्य है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगाया है, प्रश्नवाचक चिन्ह में और विस्मयादिबोधक चिन्ह में छोड़ करके जब भी और कोई वाक्य आपके पास मिलते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम को लगाते हैं। नेक्स्ट इसी में, जैसे अर्ध विराम हमारे पास क्या होता है, अर्ध विराम हमारे पास होता है जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक देर तक रुकना हो, वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी पूर्ण विराम की जो अपेक्षा होती है वो कम देर के लिए, और अल्प विराम की जो अपेक्षा होती है वो किसके लिए, अधिक देर तक के रुकने के लिए होता है। वहां अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसे विराम चिन्ह के उदाहरण इस प्रकार दिए जाते हैं, जैसे सूर्यास्त हो गया। क्या हो गया, सूर्यास्त हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अधिक देर तक रुकना होगा। तो इसी चिन्ह को लगाने के, जब अधिक देर रुकना होता है अल्प विराम की अपेक्षा से, तो हम लोग क्या लगाते हैं, अर्ध विराम का चिन्ह लगाते हैं। जैसे लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, सूर्यास्त हो गया, लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया। तो लास्ट में हमने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। जैसे सूर्योदय हो गया, अब मुझे रुकना पड़ा, मैं रुका, सूर्योदय हो गया। फिर उसके बाद कहेंगे चिड़िया चहकने लगी और कमल खिल गए। आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, फुल स्टॉप का चिन्ह लगा सकते हैं, यानी जिसको पूर्ण विराम कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। अल्प विराम जिसे कहते हैं, क्या होता है, अल्प विराम। तो वाक्य के बीच में विराम उत्पन्न करने वाले विराम चिन्हों को अल्प विराम कहते हैं। जो वाक्य होते हैं उनके बीच में जब हमें विराम उत्पन्न करना होता है तो वहां पे हम लोग विराम चिन्ह का अल्प विराम कहते हैं। यानी जो वो रुकने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग नीचे दी गई परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कि किसी वाक्य में 2 या 2 से ज्यादा समान पद वाले शब्दों में हाँ या नहीं के बाद, जैसे नहीं, फिर ये आपका ये जो चिन्ह लगा हुआ है यही आपका क्या है, अल्प विराम। मतलब छोटा सा समय के रुकने के लिए हम ये लगाते हैं। नहीं, मैं नहीं चल सकता हूँ। जैसे हाँ, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ।
जैसे जल्दी में बोला तो जाता है लेकिन थोड़ा सा स्टॉप होता है, थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा स्टॉप होता है, तो उसी को क्या कहा जाता है, अल्प विराम कहा जाता है। जैसे उपाधियों में अलगाव के लिए भी किया जाता है, जैसे BA ना, MA, PhD, इन सब शब्दों में हम लोग क्या करते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या है कि प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह तब लगाते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा वाक्य होता है जो प्रश्नवाचक शब्द उसमें लगे होते हैं। जब उन सेंटेंसों में प्रश्नवाचक शब्द लगे होते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाते हैं, प्रश्न सूचक वाक्य को लगाते हैं, यानी प्रश्न सूचक चिन्ह को लगाते हैं जब प्रश्न सूचक वाक्य होता है। वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों को जैसे हम लोग कहते हैं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब आदि के साथ में जो वाक्य बने होते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रश्न सूचक चिन्ह कहते, प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं ना। तो वहां पे उसके लास्ट में हम लोग क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाते हैं। जैसे क्या आप जा रही हैं, तो ये जो क्या वाला शब्द लगा हुआ है ना, यही क्या आपका क्या है, ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक वाक्य है। जब ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आ जाएं कब, कहाँ, कैसे, क्यों, तो इन सब के साथ में लास्ट में हमें क्या लगाना होता है, क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को लगाना होता है। जैसे दूसरा, आपने उसे क्यों बुलाया, तो जो ये आपका क्यों है ना, ये क्यों की वजह से ही यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट में क्या लगाया है, क्वेश्चन मार्क लगाया है, क्योंकि ये जो है ये प्रश्नसूचक चिन्ह है, प्रश्नसूचक वाक्य है, इस वजह से हम लोगों ने प्रश्नसूचक चिन्ह को लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। योजक चिन्ह, हमारे पास क्या होता है, योजक चिन्ह। दो शब्दों में परस्पर संबंध स्पष्ट करने के लिए तथा उन्हें जोड़कर लिखने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो हमारे पास चिन्ह आपको दिख रहा है ना, यही आपका क्या है, योजक चिन्ह है, जो आपका ऐसे बना रहता है। कैसे बना रहता है आपका योजक चिन्ह जो होता है, वो आपका ऐसे बना रहता है। ये बीच वाला जो है यही आपका क्या है, योजक चिन्ह है। इसे विराम चिन्ह के उदाहरण इस प्रकार, जैसे तत्पुरुष और द्वंद्व समास दोनों पदों के बीच में इसको लगाया जाता है। जैसे गीता संगीता, दो वाक्यों को आपस में जोड़ने का कार्य, यानी उनमें संबंध बनाए रखने का कार्य, ये जो आपका ये होता है ना, यही करता है। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे माता पिता, माता पिता के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है, क्योंकि माता पिता जैसे शब्दों को क्या कर रहा है, जोड़ करके रख रहा है। जैसे खरा खोटा ना, तो इसके बीच में भी क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। कहीं भी किसी भी शब्द के आगे ऐसे बना हो और उसके बाद एक शब्द और लिखा हो और उन दोनों का संबंध एक दूसरे से अच्छे से दिख रहा हो, तो इसलिए हम लोग इस चिन्ह को क्या करते हैं, बनाते हैं, और इसी चिन्ह को हम लोग क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जो अवतरण चिन्ह होता है वो क्या होता है कि हमारे पास ऐसे ऐसे करके बने रहते हैं, किसी शब्दों के बीच में किन्हीं शब्दों को कोटेशन करने के लिए हम लोग अवतरण चिन्ह का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे किसी महान पुरुष द्वारा कही गई बात को उद्धरण करने या किसी वाक्य में खास शब्द पर जोर देने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, अवतरण चिन्ह है, ठीक है ना, जो बीच में आपका दिख रहा है। इसे विराम चिन्ह के उदाहरण इस प्रकार, जैसे महावीर ने कहा, ये आपका अल्प विराम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या लगा हुआ है, दो, वही ये दो दोनों लगे हुए हैं इस साइड पर, ये आपका क्या है, अवतरण चिन्ह है या फिर उद्धरण चिन्ह है। तो महावीर ने कहा, थोड़ा सा हमें रुकना हुआ इसलिए हमने अल्प विराम लगाया। उसके बाद कहा कि अहिंसा परमो धर्म, तो उसको कोटेशन कर करके अवतरण चिन्ह के द्वारा हम लोगों ने क्या कर दिया है, लिख दिया, क्योंकि ये एक खास व्यक्ति यानी महान पुरुष द्वारा ये कहा गया। जैसे गांधी ने कहा हमेशा सत्य बोलो, तो ये तो अल्प विराम लगा। उसके बाद ये जो दो दो लगे हुए हैं इस साइड, यही आपका क्या हो जाता है, ये आपका अवतरण चिन्ह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं, तो वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्रय, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात विस्मयादि बोधक चिन्ह यानी जो ये हमारे पास चिन्ह बना हुआ है, यही हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है, का प्रयोग अव्यय शब्द से पहले किया जाता है। इसे विराम चिन्ह का उदाहरण इस प्रकार है, जैसे हे राम, तो बीच में क्या लगा दिया गया है, ऐसे ना, तो यही आपका क्या है, यही आपका एक प्रकार का विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। वह क्या हो गया, यह क्या हो गया, जैसे किसी को दुख आया तो कोई लोग बोलता है ना, हे राम आपने ये क्या कर दिया, तो अब जब वहां पे कोई हर्ष के साथ अरे वाह मैं तो मैच जीत गया, यानी खुशी में है, आश्रय में, करुणा में, रोते हुए आदि चीजों का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह को लगाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। लिखने की शिक्षा, कह रहा है कि लिखने की जो शिक्षा होती है वो क्या होती है, वो कैसी होती है, तो ये आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो आपको क्या करना होता है कि बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। जब बालक प्रारंभिक अवस्था में होता है तो जब वो अपना प्रकाशन करता है अपने बारे में या अपनी चीजों को लिखता है या सॉरी कहता है, तो वो मौखिक भाषा में करता है।
आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करता है। पहले बालक क्या करता है, बोलता है। जब आप देखोगे छोटा सा बालक रहेगा, जब वो बड़ा होगा थोड़ा थोड़ा सा, जब वो बोलना स्टार्ट करेगा तो वही बोलना ही क्या है, मौखिक रूप है, परंतु उसे अभी लिखना नहीं आ रहा है, इसलिए वो अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है, मौखिक रूप में व्यक्त करता है। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है और उसे लिखना पढ़ना आने लगता है, तब वो अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है, लिखकर व्यक्त करता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना या पहले लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। यानी जो बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए या फिर बाद में बोलना सिखाया जाए या पहले लिखना सिखाया जाए, या इस संबंध में जो भी मतलब बात है कि पहले पढ़ना सिखाया जाए कि पहले लिखना सिखाया जाए, या फिर पहले लिखना सिखाया जाए कि पहले बोलना सिखाया जाए, ये कई विद्वानों में क्या है, एक प्रकार का मतभेद बना हुआ है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा साथ साथ चलने में समर्थक है। यानी कुछ विद्वान कहते हैं कि पढ़ाई और लिखाई यानी पढ़ने की प्रक्रिया और लिखने की प्रक्रिया दोनों साथ साथ में चलनी चाहिए। लेकिन मॉन्टेसरी जी जो है वो कहती हैं, यानी वो कहते हैं कि बालक को सबसे पहले क्या करना चाहिए, लिखना सिखाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में चलते हैं। लिखने की शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो लिखने की शिक्षा का उद्देश्य है वो क्या है? तो लिखने की शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य निम्न है। लिखने की शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य बालक को इस बात की योग्यता प्रदान करना जिससे कि वह अपनी भावनाओं और अनुभूतियों को लिखकर अपने शब्दों को व्यक्त कर सके। लिखने की शिक्षा इसलिए बताया जाता है कि इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो बालक होता है वो किसी बात को अपनी योग्यता प्रदान करने के लिए अपनी भावनाओं को या अपने अंदर जो भी उसके अंदर अनुभूतियां हैं इन सबको व्यक्त करने के लिए वो लिख कर एक जगह से दूसरे जगह तक प्रेषण करे और लिखने के द्वारा ही अपनी भावनाओं को व्यक्त करे। तो ये एक प्रकार का लिखने के लिए शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दूसरा पॉइंट, जैसे बालकों को लिखने की शिक्षा देने का एक उद्देश्य यह भी है कि वह लिखते समय यथास्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सके। अच्छा, बात यह भी है जब बालक लिखेगा तो वो लिखते लिखते मतलब ये अनुभव उसके अंदर होगा कि मुझे कहाँ पे सामासिक पद लगाना है, कहाँ पे विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। इन सब चीजों का प्रयोग कर करके वो अपने जीवन में एक अनुभव प्राप्त करता है लिखने के क्षेत्र में। तो ये भी लिखने के लिए एक शिक्षा का क्या है, महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तीसरी पॉइंट, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट तथा आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देनी चाहिए। किस लिए देनी चाहिए सुंदर और स्पष्ट लिखने के लिए? क्योंकि जब बालक सुंदर और स्पष्ट तरीके से लिखेगा तो आगे वाला जब उसके लिखे हुए चीजों को पाएगा तो वो अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा। एक बात तो ये भी है, दूसरी बात ये भी है, जब बालक अपनी ही राइटिंग को एक अच्छे तरीके से लिखता है तो उसको अपनी ही द्वारा लिखी हुई चीजों को पढ़ने में कठिनाई नहीं होती है। इसलिए बच्चों को सुंदर और स्पष्ट लिखने के लिए शिक्षा देनी चाहिए। अस्थाई साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना, जो अस्थाई साहित्य की सृजन होती है उसकी भी क्या होती है, शिक्षा को प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है लिखने की शिक्षण विधियां क्या है। कह रहा है कि लिखने की शिक्षण विधियां क्या है। तो बच्चों को लिखने की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वान ने कुछ शिक्षण विधियों का उल्लेख किया है। जो प्रमुख शिक्षण विधियां निम्नलिखित हैं। जैसे रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना, यानी रेखा बूंदी बूंदी कर करके रेखा खींच करके आदि चीजों को बना करके क्या किया जाता है, उसी पर चढ़ाया जाता है रेखा पर। तो नए नए शब्दों का क्या हो जाता है, एक प्रकार की बच्चों के द्वारा नए नए शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है, तो बच्चे खुश होते हैं। इसलिए रेखाओं के द्वारा लिखने की शिक्षा देनी चाहिए। मॉन्टेसरी विधि से लिखने की शिक्षा देनी चाहिए। अनुकरण विधि से लिखने की शिक्षा देनी चाहिए। अनुकरण विधि का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का जैसे दोहराना, जैसे अध्यापक ने लिखा वैसे ही बच्चा भी लिखेगा। पेस्टोलॉजी की लिखने की शिक्षा की विधि और मनोवैज्ञानिक विधि, ये सारी विधियां हैं लिखने के लिए। तो बच्चों को इन सारी चीजों को सिखाना चाहिए जिससे कि बच्चे इन सारी चीजों को सीख करके क्या करें, लिख सकें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रेखा विधि। क्या है, रेखा विधि। तो प्रायः देखा जाता है कि बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। उन्हें इस प्रकार की तिरछी, बड़ी, सीधी और बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतः बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगे तो अक्षरों के आकार बनवाने चाहिए। इससे ही रेखाओं द्वारा अक्षर सीखने की विधि कहते हैं। जो रेखा के द्वारा अक्षर को सीखते हैं, क्या होता है कि जब बालक शुरुआती स्टेज में होता है, जब पढ़ने जाता है तो आप देखोगे ऐसे 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 कई सारे लाइनों को खींचेगा। यही रेखा विधि है। यही क्या है, रेखा विधि। फिर आप देखोगे कभी ऐसे लाइन खींचता रहेगा, ऐसे लाइन खींचता रहेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी लाइन कैसे खींचने लगेगा, सीधी लाइन खींचने लगेगा। तब आपको समझ में आ जाएगी कि अब ये बच्चा सध चुका है रेखाओं को बनाने में। फिर रेखाओं के जरिए से ही आप क्या कहोगे, ऐसे लो देखो क्या बना दिया बच्चा ने। तो इसीलिए रेखा विधि के द्वारा ही लिखवाना चाहिए बच्चों को, क्योंकि बच्चों को पहले आनंद भी आता है रेखा विधि करने के बाद, और उसके बाद वो धीरे धीरे क्या कर जाते हैं, अपने लिखने में भी निपुणता पा जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉन्टेसरी विधि के द्वारा। क्या होता है मॉन्टेसरी विधि के द्वारा, जैसे इसमें सबसे पहले बच्चे की लेखनी पकड़ने का अभ्यास कराया जाता है। यानी बच्चा कैसे लिखेगा उस लिखने की विधि
के लिए कलम को पकड़ने का क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कार्य कागज अथवा पट्टी पर रेखा गणित के विभिन्न आकृतियां खींचकर उनमें लेखनी द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। ठीक। दूसरा, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बताने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। रेगमाल पर अक्षरों का स्वरूप बना रहता है। बच्चे अक्षरों को बने हुए आकार पर उंगली करते हैं। रेगमाल का मतलब जैसे ऐसे बिंदी बिंदी ऐसे किया रहेगा, ऐसे ऐसे, फिर क्या होता है ऐसे बना रहेगा, तब बच्चे क्या करेंगे, उस पे उस रेखाओं पर ऐसे क्या करेंगे, खींचेंगे और खींच करके शब्दों की क्या करेंगे, उत्पत्ति करेंगे। तो रेगमाल विधि के द्वारा भी मॉन्टेसरी विधि में अपनाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जैसे इसी में धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते फेरते बालक उसकी ध्वनि का भी उच्चारण करने लगते हैं। इस क्रिया के द्वारा वे अक्षरों की ध्वनि साम्य या आपसी संबंध स्थापित करते हैं। तब वे स्वतः लिखना आरंभ कर देते हैं। यानी जब रेग विधि के द्वारा ऐसे ऐसे बना रहेगा तो बालक क्या करेगा, बालक धीरे धीरे उस पर चढ़ाएगा ऐसे ऐसे, फिर वो उनकी गलत तो लिखेगी, लेकिन उसके साथ साथ में कहीं क्या हो जाता है कि वो लिखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। ठीक। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जैसे पेस्टोलॉजी विधि, यानी लिखने की जो एक तरीका क्या होती है हमारे पास, पेस्टोलॉजी विधि भी होती है। इसमें क्या होता है, इस विधि में बालक को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। यानी पहले छोटी छोटी चीजें लिखाई जाएंगी, छोटी छोटी चीजों को बताया जाएगा। तो जब छोटी छोटी चीजें उनको आ जाती है, तब उसके बाद सरलतम तरीके से उनके पास उनको क्या लेकर करके जाया जाता है, एक जटिल तरीके की तरफ लेके जाया जाता है। पहले ए सिखाया जाएगा, बी सिखाया जाएगा, सी सिखाया जाएगा, जेड तक सिखाया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे ए के बाद बच्चों को क्या सिखाएगा, अब एप्पल लिखो। तो सरल से किस विधि की तरफ गए, तो सरल से एक प्रकार से जटिल विधि की ओर गए। ठीक है ना। ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियों को विभिन्न टुकड़ों में विभाजित कर ली जाती है। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना की जाती है। उनको पहले वे ही वर्ड सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं, तत्पश्चात कठिन वर्डों की शिक्षा दी जाती है। पेस्टोलॉजी विधि में क्या होती है कि बच्चों को सबसे पहले सरल विधि सिखाई जाती है, उसके बाद क्या किया जाता है, जटिल विधि की तरफ ले जाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है अनुकरण विधि। क्या है हमारे पास, अनुकरण विधि। तो अनुकरण विधि क्या होती है कि अनुकरण विधि के द्वारा बच्चों को अक्षरों का ज्ञान करने के लिए अध्यापक श्यामपट्ट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार को सुडौल अक्षर में लिख देते हैं। फिर बालक क्या करता है कि अध्यापक के द्वारा ही लिखे अक्षर की भांति अक्षर लिखते हैं। धीरे धीरे इसी अनुकरण के द्वारा भी अक्षर लिखना क्या करते हैं बच्चे, जान जाते हैं। तो अनुकरण का मतलब होता है कि उस चीज को क्या किया जाएगा, दोहराया जाएगा। तो बालक के कागज पे जो टीचर होते हैं वो बड़े बड़े अक्षरों में वैसे ही लिख दिया जाता है, फिर उसके बाद कहा जाता है कि उस पर चढ़ाओ, उस पर क्या करो, चढ़ाओ। तो यही आपका क्या होता है, अनुकरण विधि होती है। ठीक। नेक्स्ट अपने हम लोग मतलब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। कह रहा है कि जो लिखना सिखाया जाता है उसमें ध्यान देने योग्य इन्हीं दो बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहली बात यह है कि बैठने का ढंग होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, बैठने का ढंग होना चाहिए। बैठने के ढंग में क्या होता है कि लिखना सीखने के पूर्व सीधे बैठना का अभ्यास करना आवश्यक है। झुककर बैठने से रीढ़ की हड्डी क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। इसके अतिरिक्त आंखों पर अधिक बल पड़ता है। यदि चौकी, पीढ़ा, टेबल आदि ना हो तो भूमि पर बायां घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठकर दाएं जंघे पर प्लेट या कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए। कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। ठीक है। तो क्या होता है कि बैठने के ढंग में पहली बात ये होती है कि बालक को सीधे और सपाट होकर के बैठना चाहिए, जिससे कि ये होना चाहिए कि अगर वो टेढ़ होकर के बैठेगा तो उसकी जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो क्या हो जाती हैं, झुक जाती हैं और उसके आंखों पर भी अधिक बल पड़ता है। ठीक। अगर उसके पास चौकी, पीढ़ा या टेबल नहीं है तो अपने बाएं घुटने पर मोड़ करके वज्रासन में बैठ करके दाएं जंघे पर प्लेट या कॉपी को रख करके क्या करना चाहिए, लिखना चाहिए। ये आपका पहला पॉइंट है। और दूरी, इसमें बहुत ही ज्यादा डिपेंड करती है दूरी को भी। सीधे बैठकर स्लेट या कॉपी की आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप याद करके रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है लिखने के दौरान बालक के आंख से कितने इंच दूर पर कॉपी होनी चाहिए। तो 14 इंच के दूर पर बालक के आंख से कॉपी जो होती है उतनी दूर होनी चाहिए, यानी कि 35 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कलम पकड़ने के तरीके क्या होते हैं। जो कलम पकड़ने के तरीके होते हैं वो क्या होते हैं, तो कलम के सही तरीके से पकड़ा जाए, कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच से 1 इंची ऊपर हो। कह रहा है कि जो कलम होता है उनको पकड़ने का एक बेहतरीन तरीका होता है कि कलम जो होती है वो तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो और बीच से 1 इंची क्या होती है, ऊपर होनी चाहिए। कलम इस प्रकार पकड़ी जाए कि उंगलियों को वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। हाथ को कनिष्ठिका के सहारे पुस्तिका पर घुमाया जाना चाहिए। जो हाथ की कनिष्ठिका होती है वो उस कनिष्ठिका के सहारे से पुस्तिका को क्या किया जाना चाहिए, घुमाया जाना चाहिए। हाथ की कोहनी शरीर की ओर ही रहना चाहिए।
इसे दूर करके तिरछे ढंग से चलना उचित नहीं है। लिखते समय कलाई घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कलाई लेखन के साथ आगे चलाया जाना चाहिए। हथेली को तभी पीछे हटाना चाहिए जब नई पंक्ति को क्या करना होता है, आरंभ करना होता है। अगर लिखते दौरान हमारी कलाई हिल डुल रही है तो हमारी राइटिंग क्या होगी, अच्छे तरीके से नहीं बैठेगी। ठीक है, तो आप इन बातों को अच्छे से समझ कर चलना, क्योंकि आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ो और पढ़ करके अपने पेपर में एक अच्छे मार्क्स की तैयारी करो। ठीक, आप इन शब्दों को इतने बड़े बड़े में, तो आप छोटे छोटे शब्दों की क्या करो, उचित तरीके से तैयारी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अनुलेख एवं श्रुत लेख में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो अनुलेख का तात्पर्य उस लेख से है जिसे छात्र किसी नमूने को देखकर लिखता है। जो अनुलेख होता है, उस अनुलेख का तात्पर्य ये होता है कि जो छात्र होता है वो किसी नमूने को देख करके क्या करता है, लिखता है। अनुलेख के लिए प्रायः अभ्यास पुस्तिकाओं के ऊपर एक पंक्ति में कुछ शब्द या वाक्य लिखे होते हैं। नीचे की पंक्तियां रिक्त पड़ी रहती हैं। छात्र उन्हें देख देख कर रिक्त पंक्तियों को क्या करता है, बीच में स्वयं से लिख देता है। हस्तलेख सुधार में अनुलेख का विशेष महत्व है। जैसे इसी में श्रुतलेख क्या है, तो श्रुतलेख का मतलब होता है सुनकर लिखे हुए लेख को श्रुतलेख कहते हैं। अध्यापक या कोई छात्र बोलता है एवं अन्य छात्र उसे लिखते हैं। इसमें अध्यापक केवल सुलेख पर नहीं बल्कि उसके साथ ही शुद्ध लेख, स्पष्ट लेख तथा उचित गति के साथ रहता है। शीघ्रता, सुंदरता और शुद्धता के साथ लिखा हुआ लेख वास्तव में श्रुतलेख कहलाता है। श्रुतलेख का मतलब ये होता है कि टीचर कोई चीजों को बोलता है और बोल करके आप लिख रहे हो, तो वही आपका क्या होता है, श्रुतलेख होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, शुद्ध वर्तनी की आवश्यकता एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जो हमारे पास शुद्ध वर्तनी होती है उसकी आवश्यकता एवं महत्व को कह रहा है कि स्पष्ट करने के लिए, तो वो क्या होती है, वर्तनी की काफी अशुद्धियां व्याकरण के ज्ञान की कमी के कारण होती है। हिंदी में अभी कोई सर्वसम्मत व्याकरण नहीं है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनमें कई रूप व्यवहार में आते हैं। इनकी शुद्धता के लिए उनके मूल रूप को देखना होता है। जैसे संशोधन न करने के कारण अशुद्धियां होती रहती हैं। अतः छात्र को अशुद्ध वर्तनी को शुद्ध कर देना चाहिए। अधिक शीघ्रता से लिखने के कारण भी अशुद्धियां हो जाती हैं। यानी आप जब बहुत तेजी के साथ लिखते हैं तब भी वो क्या हो जाती है, किन्हीं न किन्हीं तरीके से, मतलब तेज लिखने में अशुद्धियां हो जाती हैं। तो लापरवाही के कारण छात्र सिरोरेखा लगाना भूल जाते हैं। लिखने में लापरवाही दिखाने वाले बच्चे अधिक त्रुटि करते हैं। ठीक है ना, तो ये शुद्ध वर्तनी क्या होती है कि आप जब लिखो तो स्पष्ट तरीके से लिखो, अच्छे तरीके से लिखो, ध्यान से लिखो। ज्यादा स्पीड लिख रहे हो लेकिन इसके बावजूद भी आप अक्षरों पे ध्यान दीजिए कि मेरी गलतियां कहाँ है। और शब्द लिखने के बाद आप सिरोरेखा को ना छोड़े, आपको सिरोरेखा अवश्य लिखना होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को सुधारने के लिए उपाय संक्षेप में लिखिए। जैसे कक्षा में शिक्षक को क्या करनी चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। छात्रों से शुद्ध उच्चारण करवाना चाहिए। कक्षा में खड़ी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सुलेख जो होता है उसका अभ्यास करना होता है। यानी सुलेख का मतलब क्या होता है, जो टीचर बोले, जो अध्यापक बोले, आपको उसको सुन करके क्या करना होता है, लिखना होता है। वही आपका क्या होता है, सुलेख होता है। श्यामपट पर लिख कर सुधार कराना होता है। श्रुतलेख लिखवाना होता है। शब्द लेख का खेल खिलवाना होता है। ये सारी चीजें ऐसे हैं जिनके द्वारा बच्चों के अंदर से क्या हो सकती हैं, लिखने की जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होता है, अब नेक्स्ट क्या, ये आपके पास जैसे क वर्ग ये है, ये तो आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था, लेकिन इसमें से कुछ चीजें क्या है वो आपको नहीं पढ़ाया गया था। तो जो क वर्ग होता है वो कंठ से निकलता है। कहाँ से निकलता है, कंठ से। और जो च वर्ग होता है वो तालु से निकलता है। त वर्ग आपका कहाँ से निकलता है, और प वर्ग कहाँ से निकलता है, और त वर्ग कहाँ, और ट वर्ग कहाँ से निकलता है। तो क्या होता है, कंठ, तालु, और आप देखोगे त, थ, द, ध, न, दंत से। तो त आपका कहाँ से निकलता है, दंत से। और प जो आपका होता है वो कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से। प, फ, ब, भ, म। और जो आपका ट वर्ग होता है वो क्या होता है, मूर्धा होता है। ठीक है, इसमें अल्प प्राण भी होते हैं और महाप्राण भी होते हैं। तो जो पहला और तीसरा और पांचवा होता है वो आपका अल्प प्राण वर्ण होता है, और जो दूसरा और चौथा होता है वो क्या होता है, आपका महाप्राण होता है। तो आपकी क्लास आज यहीं पे मित्रों समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करके साझा करिए। आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हिंदी की जितनी भी बहुविकल्पी प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वालों के, वो आपको सारे के सारे बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे। तो इन प्रश्नों को, इन क्लासेस को आपको पाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ बगल में एक सब्सक्राइब का बटन होगा, आप उसको क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का दिन यहीं पे हम लोग आज की क्लास को रखते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।